आपने इसको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ब्रेक किया है, जिसका स्टेप 1 है कंटेंट कवर करना, स्टेप 2 है वो कंटेंट कवरेज हो गया, अब आप उसको रिवाइज करो। ड्यूरिंग द रिवीजन यू विल टेक डाउट क्लियरिंग सेशन। मैंने पढ़ा दिया, बच्चे ने समझ लिया, लेकिन एक जो कॉमन फीडबैक मैंने रहा है बच्चों में कई बार, जो स्पेशली फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं बच्चे इधर उधर, तो वो कहते हैं कि सर समझ में आ जाता है कई बार, लेकिन लिखें क्या समझ में नहीं आता। उसका रीजन होता है कि हम इंटरलाइज नहीं कर पाते। और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे खोल सकते थे, इसको कैसे इंटरलिंकेज कर सकते थे, कौन सा करंट अफेयर इवेंट यहाँ पे डाल सकते थे, कौन सा थिंकर यहाँ कोड करा जा सकता था। मेंस लिखने का गेम है, तो सर अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 15-16 मिनी टेस्ट होने वाले हैं। जो जर्नी हमारी जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर हम तैयार नहीं करेंगे अपने को अच्छे से, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो बहुत कुछ होता है करने को। आप कैसे काम करेंगे? हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी IAS। गाइस, प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन इज ओवर and all of you now who are targeting UPSC CSC 2027, आप सभी को पता है कि अगले 6 महीने मेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी अगर आप देखेंगे तो UPSC एथिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टू एड्रेस द एथिक्स इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर फॉर UPSC CSC 2027, Saarthi IAS is launching offline and online program for ethics subject, and to discuss the same with you and in details कि किस तरीके से हम एथिक्स को अप्रोच करेंगे, we have with us Piyush sir। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एथिक्स अगर कोई 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 2026 और 2027 में हम क्या डिफरेंस रखने वाले हैं? सर देखिए, जो 2026 में प्रिपरेशन होती है वो प्रीलिम्स मेंस के बीच में होती है, तो बच्चे के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और एज ए टीचर मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वहाँ पे कि मैं इसको एलोंगेट करके पढ़ाऊँ। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है सर कि जो हम कंटेंट पढ़ें तो उसके इंटरलाइजेशन के लिए हमारे पास समय भी हो। तो कई बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो समय हमारे पास नहीं होता है। सो टू एड्रेस दैट व्हाट वी आर डूइंग सर, कि हम सबसे पहले जब कंटेंट बिल्ड करेंगे, 1 जुलाई से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा कंटेंट हम 18 क्लासेस में कवर करेंगे। क्लास में जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल वैसे होगा जिसमें फाउंडेशन के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। सो एकदम बेसिक से सिलेबस को उठाया जाएगा और पेस भी स्लो रहेगी, क्योंकि मेरे पास 18 क्लास में कवर कराने को। बट सर अब यहाँ पे क्या होता है दिक्कत, कि कंटेंट पढ़ाने के बाद मैंने पढ़ा दिया, बच्चे ने समझ लिया, लेकिन एक जो कॉमन फीडबैक मैंने रहा है बच्चों में कई बार, जो स्पेशली फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं बच्चे इधर उधर, तो वो कहते हैं कि सर समझ में आ जाता है कई बार, लेकिन लिखें क्या समझ में नहीं आता। उसका रीजन होता है कि हम इंटरलाइज नहीं कर पाते। तो फॉर दैट हमने प्रोग्राम में स्पेसिफिकली वी हैव गिवन टाइम फॉर एवरीवन टू रिवाइज दैट, कि हम अपने जो कंटेंट है उसको पहले कंसोलिडेट करें, और उस कंसोलिडेशन के फेज में वी विल बी हैविंग डाउट रिजोल्यूशन सेशन आल्सो। ठीक है, आप और हम मिलके बात करेंगे, मैं गूगल फॉर्म सर्कुलेट करूंगा, आप बताएंगे कि इस टॉपिक में ये वाला डाउट है, और हम मिलके उस क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। तो होगा क्या सर कि जब आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी उसके पहले कोई भी स्टूडेंट कंटेंट से थॉरोली गुजर चुका होगा, इंटरलाइज कर चुका होगा। अब इसके बाद एक चैलेंज और आता है कि जैसे आप मेंस का अगर आप पेपर देखें सर, तो मेंस के पेपर में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। बट एज ए टीचर मेरे लिए चैलेंज ये होता है प्रीलिम्स और मेंस वाले पीरियड में कि मैं बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे नहीं सकता, ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो पेपर जब हम डिजाइन करते हैं मिनी टेस्ट का, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है कि यार मेंस बच्चा लिखने जा रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है कई बार कि फाउंडेशनल जो आंसर राइटिंग है ना, उसको उतना समय नहीं मिल पाता। तो फॉर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग, हम स्टार्टिंग में सब पहले फाउंडेशनल सवाल ही सॉल्व करेंगे इन दिस बैच ओनली। तो व्हाट विल बी डूइंग कि जैसे जो 13 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन तो आसान आते ही हैं, हर पेपर में आते हैं। तो उन 3-4 क्वेश्चन को हम कैसे एड्रेस करें, हम पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, उससे वो कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन को तोड़ना आएगा, ये सब जो हमने माया पढ़ी है उस माया का एप्लीकेशन आएगा। तो ये चीज हम करेंगे। उसके बाद सर एडवांस क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चंस में से जो एडवांस क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर हम उस पे बात करेंगे। थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की इंटरलिंकेज होती हैं, जो एनालिसिस आपका टेस्ट करते हैं, उन सब पे बात हम यहाँ पे करेंगे। एंड आफ्टर दैट सर सेक्शन बी आंसर राइटिंग एंड डू फुल लेंथ टेस्टिंग। राइट। तो अगर हम इसको एक बार सर जिस्ट देखें, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि क्योंकि जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास टाइम है, तो उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना है, और हमें एथिक्स को थोड़ा आखिरी तक फ्रेश भी रखना है। यस सर, क्योंकि ये बच्चे मेंस 2027 में देने जाएंगे, तो वी शुड मेक श्योर कि नवंबर दिसंबर तक इन्हें एथिक्स रहे। Yes. तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए आपने इसको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ब्रेक किया है, जिसका स्टेप 1 है कंटेंट कवर करना, स्टेप 2 है वो कंटेंट कवरेज हो गया, अब आप उसको रिवाइज करो। ड्यूरिंग द रिवीजन यू विल टेक डाउट क्लियरिंग सेशन। जब ये कंटेंट एब्जॉर्ब हो गया, अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग को भी आपने 2 पार्ट में ब्यूटीफुली डिवाइड किया है। फर्स्ट है फाउंडेशनल आंसर राइटिंग,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में एडवांस आंसर राइटिंग, Yes. वो डन हो गया तो फिर केस स्टडी की आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि अब आपकी थ्योरी कंसोलिडेट हो गई है, आप केस स्टडी में थ्योरी यूज कर पाएंगे। और दोनों ही फेजेस में हम लिख लिख के सीख रहे हैं। Right. बच्चा, हम एक टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट आप लिखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे खोल सकते थे, इसको कैसे इंटरलिंकेज कर सकते थे, कौन सा करंट अफेयर इवेंट आप डाल सकते थे, कौन सा थिंकर यहाँ पुट कराया जा सकता था। सिमिलरली केस स्टडी में सर हम डिफरेंट थीम डिस्कस करेंगे कि एनजीओ सेक्टर की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन से प्रिंसिपल अलग से काम करते हैं जो पब्लिक सेक्टर में नहीं होते हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि सर जो यूपीएससी में केस स्टडी आती है वो थीमेटिक होती हैं और थीमेटिक केस स्टडीज के हिसाब से डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल चेंज होते हैं, तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Right. एंड ऑल ऑफ दैट विल बी डूइंग व्हाइल राइटिंग टेस्ट ओनली। क्योंकि देखो मेंस लिखने का गेम है, तो सर अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 15-16 मिनी टेस्ट होने वाले हैं। ओके, तो 15-16 मिनी टेस्ट रफली इक्विवेलेंट टू 5 फुल लेंथ टेस्ट अगर हम ध्यान से देखें, Right, sir. दैट इज ओवर एंड अबव द फुल लेंथ टेस्ट बच्चा लिखेगा हमारा, जो लास्ट स्टेप है। जो लास्ट स्टेप है। बिल्कुल। तो एम्पल अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग है, मतलब इससे ज्यादा आंसर राइटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। एंड सर यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी हम केस स्टडी की आंसर राइटिंग करवाते हैं तो मैंने क्या देखा है कि बच्चा कहता है कि सर अभी मुझे थ्योरी याद नहीं आ रही। जो हम बोलते हैं कि केस स्टडी में थ्योरी के कीवर्ड यूज करो, है ना, वो याद नहीं आते बच्चों को। तो यहाँ पे क्योंकि वो सेक्शन ए को कंसोलिडेट करने के बाद, आंसर राइटिंग करने के बाद केस स्टडी की आंसर राइटिंग पे आ रहा है, तो वहां भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नजर में आए। सर ये आई थिंक ये मैं पहली बार इस तरह को कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द शेयर्ड फीडबैक ओनली, कि हम थोड़ा सा गैप यहाँ पे दें कंटेंट और सेक्शन की आंसर राइटिंग में, ताकि बच्चा कंटेंट को पचा पाए, इंटरलाइज कर पाए, और उसमें भी हम मदद करेंगे। डाउट रिजोल्यूशन सेशन आपके संग में लाइव लूंगा और मिल के बात करेंगे उस चीज पे। डन है सर। तो ये तो हमें मेथोडोलॉजी क्लियर हुई, अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो यहाँ पे सर 2 बैचेस आपने प्लान करे हैं, एथिक्स फाउंडेशन 2027 और एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजेशन 2027। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एज पर दी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट दे कैन चूज, वो भी हम क्लियरली बता सकते हैं। देखिए सर, एथिक्स फाउंडेशन बैच उन लोगों के लिए है जो एकदम फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक चैलेंज होता है कि कई जगह सर फाउंडेशन बैचेस में एथिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि हम एथिक्स को समझ नहीं पाते। तो अगर हम इस मेंस के ये जो जर्नी हमारी जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर हम तैयार नहीं करेंगे अपने एथिक्स को अच्छे से, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो बहुत कुछ होता है करने को, आप कैसे काम करेंगे। Right. तो फाउंडेशनल में सर आप कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो 18 थ्योरी क्लास इसीलिए हैं ताकि मैं बेसिक से बात कर पाऊं, और जो पेस है क्लास का वो बच्चे के लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से है, Right. कि हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। सर इसीलिए ये प्रोग्राम डिफरेंट है इस प्रोग्राम से। इस वाले प्रोग्राम में सर दे आर दो स्टूडेंट्स जो सर कई बार मेंस लिखने के बाद, ये सितंबर में आएगा वैसे प्रोग्राम सर, ठीक है। तो ये मेंस के बाद आएगा, ये जो मेंस हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि काफी बच्चे मेंस के सेटिस्फाई नहीं होते, वो तुरंत काम करना चाहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। या जो वेटरन्स हैं जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम है। दोनों में मेजर डिफरेंस सर पेस का है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे को ये लगे कि यहाँ पे मैं बहुत तेज जा रहा हूँ और किसी बच्चे को ये लगे कि यहाँ पे मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट ये 2 डिफरेंट प्रोग्राम हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सर वो करने का समय नहीं होता है, इसलिए ये 2 डिफरेंट प्रोग्राम नहीं आ सकते, इसलिए ये अब आ रहे हैं। सर अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्क्रैच से एथिक्स पढ़ना चाह रहा है तो एथिक्स वो ये कोर्स ले। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एथिक्स का कुछ बेसिक कहीं और से कवर कर चुका है तो वो एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम ले सकता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि ये दोनों बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाले हैं। ऑफलाइन में सारथी इसकी सेंटर की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। सर थोड़ा सा शेड्यूल भी बता देते हैं कि कब से हम कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये मल्टीपल फेजेस कैसे डिवाइड हो रही है। सर एथिक्स फाउंडेशन की क्लास अपन 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट सर। तो जैसा कि पहले बताया कि 18 क्लासेस में रफली वी विल बी कवरिंग द एंटायर थ्योरी, और वो फाउंडेशनल जो बैचेज होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कवर करेंगे। तो पेस जो होगा वो बच्चे के लर्निंग एप्टीट्यूड के हिसाब से अलाइंड होगा, वहां आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद सर मैंने बच्चों को टाइम दिया है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करें, ठीक है, कंसोलिडेट करें, और जो भी डाउट होगा वो सर बीच में हम सेशंस लेंगे। इसके बाद मैं एक आपके संग गूगल फॉर्म जो फ्लोट करूंगा उसमें अपने डाउट आप भर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे उन डाउट रिजोल्यूशन सेशंस लेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप एक बार फिर कंसोलिडेट करिए, देन सर वी विल बी गोइंग फॉर द मिनी टेस्ट। मिनी टेस्ट वाला जो कंपोनेंट है वो हम सर सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, दोनों क्यूमुलेटिव, बोथ फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और ये फाउंडेशन टू एडवांस की तरफ हम लेके जाएंगे इसको। ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम विल बी फॉलोड बाय द 2 फुल लेंथ टेस्ट फॉर योर एक्चुअल प्रैक्टिस। राइट। तो सर जुलाई और अगस्त में बच्चे ने कंटेंट पे मास्टरी करी, उसको कंसोलिडेट किया,
और सितंबर अक्टूबर में बच्चे ने आंसर राइटिंग पे मास्टरी करी। जी सर। और आई थिंक उसके बाद नवंबर में जाके वो लास्ट के 2 फुल लेंथ दो फुल लेंथ टेस्ट सकता है। सो इसको अलाउ ये भी करेगा कि नहीं तो देखो अगर एथिक्स हम अभी बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं तो कई बार, क्योंकि हम फाउंडेशन के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी कि वो इंटरलाइज कई बार ना भी कर पाए। तो इट विल गिव हिम सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब द कंटेंट एंड राइट एंड प्रैक्टिस एंड रिवाइज आल्सो। हम बोलते हुए सर मेंस रेडी बाय दिसंबर, बिल्कुल। सो बाय दिसंबर ही विल बी रेडी। सर अब तो सबको पता है जितना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम कम हो गया है, कोई और चारा ही नहीं है, आपको मेंस की प्रिपरेशन दिसंबर तक कंप्लीट कर सर ये डिफिकल्टी मैं भी फेस कर रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स जो मेंस इस बार लिख रहे हैं वो एथिक्स पहली बार अभी ही पढ़ रहे हैं, और चूंकि अब वो अभी पढ़ रहे हैं, अब पेस क्लास का बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता। इवन तो मेरा मन है, पर आप बताइए पेस कम कर देंगे तो फिर उनको मेंस ही तो लिखना है। तो आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में प्लीज इसको ना छोड़ें, आप अभी काम करें, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी। राइट सर। तो ठीक है सर, ये क्लासेस का स्केड्यूल हमने डिटेल में बच्चे को दे दिया है। इसके अलावा भी देखिए, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो एथिक्स फाउंडेशन 2027 बैच है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ। तो प्रिपेयर कीजिए एथिक्स को दिसंबर तक। मेक श्योर कि आप मेंस का सिलेबस कंप्लीटली डन करें, ताकि अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, जितना डाइसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता जा रहा है, इफ यू विल गेट द चांस टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन, यू शुड मेक श्योर कि मेंस के लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट दोस्तों।